हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों, आज अपन एक लेक्चर नंबर 9 के साथ में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसी थी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर की, उसके लिए लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, जिसमें अपन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो भी हुई है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट के फील्ड में काम करते हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ सिविल इंजीनियर उमेद एंड विद ऑल ऑफ यू, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लेट वी स्टार्ट विद यूनेस्को। तो दोस्तों, यूनेस्को मतलब कि अपन इसमें इस जो लेक्चर है उसमें जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए जो काम करते हैं उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन वो भी याद रखेंगे कि जो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में या एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट में या उसके चेंजमेंट में, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला है इसमें यूनेस्को। तो दोस्तों, यूनेस्को सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अपन जो भी शॉर्ट फॉर्म में उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मेंबर कितने हैं, हेडक्वार्टर कौन है, उसका हेड कौन है, चेयरमैन कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, उसका एम क्या है, किस डायरेक्शन में वो काम करता है, इन चीज़ों को अपन डिस्कस करते हुए आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। एंड इसके जो मेंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर 195 है और 8 एसोसिएट मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। एंड इसका जो हेड है अभी वो है ऑड्री एजुले, जो अभी प्रेजेंट में उसके क्या है, हेड है। तो इस तरह से दोस्तों अपन को इन नोट्सों को बना के चलना है और वीडियो को देखते हुए चलना है कि कौन कौन से एजेंसीज है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हुई थी जो एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके हेड है ऑड्री एजुले। इसका जो एम है वो क्या है, प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। तो दोस्तों, जो थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आता है नेचर से, कल्चरल से, जिस तरह से भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उन सभी एजेंसीज़ के बारे में अपन आज डिस्कस करते चलेंगे। तो दोस्तों, ये था एक यूनेस्को के बारे में अपन डिस्कस किए थे। यूनेस्को के बारे में डिस्कस क्यों किए थे दोस्तों, क्योंकि अभी अपन आगे यूने पे है, WWF पे या फिर WWF है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जब यूनेस्को आएगा तो अपन को पता रहना चाहिए कि यूनेस्को क्या था। तो इस तरह से यूनेस्को के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। एंड इसके जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 195 है, 8 एसोसिएट मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। इसके हेड अभी जो प्रेजेंट में हेड है वो ऑड्रे एजुले है। और इसका एम क्या है, किस फील्ड में ये किस एम के साथ में काम करता है, तो ये क्या करता है, वर्ल्ड की जो पीस है और सिक्योरिटी है उसको बढ़ाता है। और किसके थ्रू बढ़ाता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल इम्प्रूवमेंट के साथ में ये वर्ल्ड पीस को आगे बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक था यूनेस्को। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों इसके मिशन के बारे में कि इसका मिशन क्या है। तो इसका मिशन है बिल्डिंग ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस। तो बिल्डिंग ऑफ ए कल्चर ऑफ ए पीस, द इरोडेक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को क्या करना है, कम करना है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटर कल्चरल डायलॉग थ्रू द एजुकेशन, द साइंस, कल्चर। तो इसमें क्या है कि अपन को क्या करना है, पॉवर्टी को कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है
और किस किस के थ्रू करना है दोस्तों, एजुकेशन के थ्रू करना है, एंड साइंस विज्ञान के क्षेत्र में काम करके करना है, कल्चरल के क्षेत्र में काम करना है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू अपन को काम करना है। तो इस मिशन के थ्रू, इस मिशन के साथ में ये क्या है, यूनेस्को काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को याद रखना है क्या एम था, क्या मिशन था, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, हेड कौन है, इस्टेब्लिश कब हुआ, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, तो और उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो अब आगे चलते हैं यूनेप। तो दोस्तों यूनेप के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों यूनेप है जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है 1972, 5 जून 1972 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। इसके जो हेड है वो है इंगर एंडरसन, और जो इसके जो फाउंडर थे वो है मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो 5 जून 1972 यानी कि 5 जून 1972 में फाउंडर कौन है इसके, मॉरिस स्ट्रॉन्ग। और इसका जो दोस्तों जो एम है वो क्या है, टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट द एनवायरमेंटल एक्टिविटी। इसका अपन ने पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों। तो इसका जो एम है वो क्या है, टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट द एनवायरमेंटल एक्टिविटी। तो इसको क्या करना है, जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविटी हो रही है उनको गाइड करना है और उनको कोऑर्डिनेट करना है। अब दोस्तों आगे है कि 2017 ईयर डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। तो इस तरह से दोस्तों जो यूनेप है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है। और इन्होंने क्या है कि हर साल को एक विशेष एनवायरनमेंट फील्ड से जिस तरह से उसका इम्प्रूवमेंट कर सके, तो उसको उस पूरे ईयर को ये डिक्लेयर करती है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम पे 2017 को उन्होंने एक डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। तो इस तरह से दोस्तों ये यूनेप का अपन ने देखा था। उसके बाद में आता है यूएनएफसीसी। तो दोस्तों यूएनएफसीसी किस फील्ड में काम करता है, सबसे पहले यूएनएफसीसी की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। और दोस्तों इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो कब लाया गया था, इसका ड्राफ्ट 1992 में। और इसको इफेक्टिव मतलब लागू हो गया था, ये काम करने लगा, विद इफेक्ट में आने लग गया था। ये कब से आया था, 9 मई 1994, 9 मई 1994 से ये क्या है, विद इफेक्ट में आ गया और काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब दोस्तों जो यूएनएफसीसी है उसका क्या काम है, इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब क्या था ये यूएनएफसीसी। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ट्रीटी है विच वर्क ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स डेवलपमेंट एंड कॉन्फ्रेंस कॉल्ड द अर्थ समिट। जो भी इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस होती है वो क्या कहलाती है, अपनी अर्थ समिट कहलाती है। और इसका जो प्लेस है जहाँ पे यूएनएफसीसी समिट हुआ था, यहाँ पे जो ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क रेडी हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में यूएनएफसीसी संपन्न हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो पूरा फ्रेमवर्क है यूएनएफसीसी का, वो क्या करता है, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और जो भी इसकी समिट होती है वो क्या कहलाती है, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एनटीसीए। तो दोस्तों एनटीसीए एक क्या है, अपनी नेशनल एजेंसी है, नेशनल अथॉरिटी है जो टाइगर कंजर्वेशन के फील्ड में काम करती है। तो एनटीसीए क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2006 में हुआ था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो दोस्तों जो अपन एक्ट का जो एक लेक्चर लेके आएंगे उसमें से अपना एक जो एक्ट है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब है, 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों, एनवायरमेंट मिनिस्टर। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो MOEFCC होती है अपनी, उसके जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, वो अभी एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके क्या है, हेड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे दोस्तों एक नया अपना है गंगा रिवर से रिलेटेड NGRBA। अब दोस्तों अपन बात करते हैं NGRBA यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी।
तो क्या किया कि गवर्नमेंट ने गंगा रिवर में जो पॉल्यूशन हो रहा है, गंगा रिवर में जो डॉल्फिन है, जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक जो अथॉरिटी बनाई, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA। इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 2009 में, 2009 में ये फाउंडेड किया गया था। उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? अपने PM होते हैं, अपने नेशन के जो PM होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और उसकी जो चेयरमैन होता है, PM होते हैं, उनकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ नॉट ए स्टेचुरी बॉडी। ये क्या है? स्टेचुरी बॉडी नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टेचुरी बॉडी एंड इट्स अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द रिवर गंगा। मतलब कि जो भी इसकी जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है जो इसका जो मतलब फॉर्मेशन किया गया था वो किसके अंदर किया गया था? रिवर द गंगा रिजुनवेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के अंडर में इसका NGRBA का गठन किया गया था। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? PM होते हैं दोस्तों। उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके डेवलपमेंट, उसके जो भी संचालन हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, उन सबका संचालन वही करता है। उसके आगे है दोस्तों NWBL। तो NWBL है दोस्तों, ये क्या है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टेचुरी बॉडी है, कंस्टिट्यूटेड इन द 2003 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी दोस्तों अपन ने देखा था कि जो NGRBA है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, वो क्या है कि उसको 2009 में फाउंड किया गया था, लेकिन वो क्या है कि स्टेचुरी बॉडी नहीं थी। और NWBL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NWBL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? PM होते हैं। एंड द PM रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो भी प्रमोशन करना है, उनका कंजर्वेशन करना है और उनका जो डेवलपमेंट करना है वाइल्ड लाइफ का डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अपना ये एजेंसी है, अथॉरिटी है, NWBL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। किसकी? जो इसका चेयरमैन होता है PM। तो यानी कि PM रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कंजर्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड उसके जो डेवलपमेंट है, किसका डेवलपमेंट? वाइल्ड लाइफ का डेवलपमेंट। उन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? इसका चेयरमैन अपना PM। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है FSI। FSI एक इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हर एक 2 साल में अपने इंडिया में फॉरेस्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए, फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, और किस एरिया में जियोग्राफिकली कितना फॉरेस्ट कवर हो रहा है, एंड ट्री कितना एरिया कवर कर रहे हैं, श्रब्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं, और कहाँ पे फॉरेस्ट का जो एरिया है, फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो रिड्यूस हो रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, इसकी हर 2 साल में रिपोर्ट तैयार करती है। अभी 2019 में रिपोर्ट की थी, अभी 2021 में रिपोर्ट आएगा। तो 2021 का रिपोर्ट अभी लेट आएगा। तो अभी अपन जो आंकड़े पढ़ेंगे वो 2019 के आंकड़े पढ़ेंगे। तो इसमें FSI के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बोलता हूँ दोस्तों, FSI को अच्छे से लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना। FSI इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? देहरादून में। इट वर्क अंडर द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। ये किसके अंडर में काम करती है? अपनी एनवायरमेंट एंड जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके अंडर में काम करती है। अब दोस्तों जो ये FSI था वो 1965 तक, 1965, कब तक? 1965 तक ये क्या था? PISFR यानी कि प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये किस फॉर्म में था? PISFR के फॉर्म में था, यानी कि प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। 1981 से इसको FSI किया, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अभी जो इसके चेयरमैन हैं FSI के वो कौन है? पंकज अग्रवाल। ठीक है दोस्तों। इन एवरी 2 ईयर इट सबमिट या पब्लिश, एवरी 2 ईयर में क्या करता है? ये अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है या रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसको कि अपन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के नाम से जानते हैं। और जो हर एक 2 साल में रिपोर्ट आता है उससे अपन पता लगा सकते हैं एक्चुअल डाटा कि किस एरिया में, किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना एरिया इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना वो फॉरेस्ट का एरिया डिडक्ट हुआ है उसके बारे में अपन यहाँ से डिस्कस। अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं ISFR 2019 के बारे में।
ISFR मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो इंडिया में फॉरेस्ट जो कवर हो रहा है, अभी जो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, मतलब कि एक तरह से तो पहले वो देखा जाए कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो आइडियल मान के चल रही है कि अपन को फॉरेस्ट को कितना कवर कराना है, तो उसका जो आइडियल कवर परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 33% होना चाहिए। इस बात को अपन को याद रखना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अभी जो ISFR 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसको डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले इंडिया फॉरेस्ट कवर 21.67% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो दोस्तों जो अभी जो 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, 21.67% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये 2017 में कितना था, 21.54, यानी कि 21.54 से क्वेश्चन इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी प्रकार अपन देखा जाए कि मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, तो सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कहाँ पे कवर किया गया है, पहला है लक्षद्वीप में और दूसरा है अपना मिजोरम में। लक्षद्वीप में 90.33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया है जो फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया हुआ है, जबकि अपना मिजोरम में 85.41% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया है वो कवर किया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट्स बनाते रहिए और मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि उनको कंटेंट मिल सके और मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल सके, मेरे को नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे कि मैं नई नई वीडियो बना सकूँ, अच्छे लेक्चर नोट्स बना सकूँ। तो दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया का जो कवर है फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है, वो उसका परसेंटेज कितना है 90.33, और मिजोरम में सेकंड नंबर पे है जो कितना है 85.41% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इंडिया फॉरेस्ट और ट्री। अगर मैं फॉरेस्ट और ट्री का बात करता हूँ, फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना है 24.56% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। जो पहले इसका जो क्वांटिटी था वो पहले कितना था 24.39, इसका जो पहले जो कवर एरिया था फॉरेस्ट प्लस के ट्री का वो कितना था 24.39, अभी कितना है 24.56%। तो दोस्तों इस तरह से जब कवर हुआ है एरिया का, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट का कवर है वो MP में है, दूसरा नंबर पे जो स्टेट आता है वो अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद में CJ यानी कि अपना छत्तीसगढ़ आता है। दोस्तों इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो आइडियल रूप में कितना होना चाहिए, वो है 33%। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने FSI ISFR यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का डिस्कस किया। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो दोस्तों इसको आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज करिए। उसके बाद में अपन चलते हैं WWF। तो दोस्तों WWF के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो दोस्तों ये है एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करती है, नेचर के लिए फंडिंग का काम करती है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। WWF का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों, 29 अप्रैल 1961 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, पवन सुखदेव है। और इसका लोगो क्या है, लोगो मतलब जो लोगो इसका जो अपन कोई भी लोगो बनाते हैं उस लोगो में क्या आता है, इसका जाइंट पांडा। पांडा क्या है, एक बियर का जो अपने भालू होते हैं उसकी एक स्पीसीज है, और ये नेशनल एनिमल ऑफ चाइना है। तो अपन को याद रखना है कि पांडा किस देश का, जाइंट पांडा किस देश का है, नेशनल एनिमल ऑफ द चाइना है, और ये बियर की क्या है, स्पीसीज है, यानी बियर यानी भालू। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं CPCB के बारे में। CPCB क्या चीज़ है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 22 सितंबर 1974 को, यानी कि 1974 को, अंडर वाटर एक्ट 1974। अब दूसरा एक्ट आ गया, अपने दोस्तों पहले डिस्कस किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड अभी दूसरा आया है वाटर एक्ट 1974। तो जो CPCB है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर वाटर एक्ट 1974 के अंडर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द MOEFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज
के अंडर में ये क्या करती है, काम करती है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अंडर वाटर एक्ट 1974 के अंडर में वो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, शिवदास मीना। इसके जो चेयरपर्सन है अभी कौन है, शिवदास मीना है। एंड पेरेंट एजेंसी क्या है इसकी, MOEFCC। तो दोस्तों अपने कहा था कि किसके अंडर में काम करती है, MOEFCC के काम में अंडर में काम करती है। इसके चेयरपर्सन कौन है, अभी चेयरमैन शिवदास मीना। इसके चेयरमैन कौन है, शिवदास मीना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। RSPCB यानी कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब दोस्तों राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कब गठन हुआ था। तो ये हुआ था 7 फरवरी 1975 को, यानी कि 7 फरवरी 1974 को अंडर द वाटर एक्ट, जो कि CPCB का हुआ था 1974, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, किसका, वाटर का, 1974 का। और जो CPCB था वो CEFCC के अंडर में काम करता था। इसकी जो MOEFCC के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसकी पेरेंट एजेंसी थी, अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो RSPCB का कहाँ पे है, जयपुर में है, जालाना डूंगरी में। एंड इसके चेयरमैन कौन है, बीनू गुप्ता। ये एक IAS ऑफिसर है बीनू गुप्ता, जो अभी उसका चेयरमैन है, किसका, RSPCB का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन ने ये कुछ एजेंसी थी, ऑर्गेनाइजेशन थे जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में काम करती है, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया थोड़ा डिटेल से। अब उसके बाद में नेक्स्ट है UNHEC। UNHEC मतलब दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। तो अपन ने दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंस दोनों ही टॉपिक रखे थे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेस, इसका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, 1972 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, स्टॉकहोम, स्वीडन। स्टॉकहोम कहाँ पे पड़ता है, स्वीडन में हुई थी। अब दोस्तों जो अपन ने UNEP पढ़ा था, UNEP का गठन हुआ था वो किसके अंडर में हुआ था, UNHEC के। तो फॉर्मेशन ऑफ द, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था UNEP का वो किसके अंडर में हुआ था, UNHEC के। और ये क्या था दोस्तों, मतलब इन्होंने क्या किया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन करने का यहाँ से स्टार्ट हुआ था। UNHC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1972 में, उसमें क्या हुआ था, UNEP का फॉर्मेशन हुआ था। एंड जो UNEP अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, एंड जिसका एस्टेब्लिशमेंट 5 जून 1972 को हुआ था। अब दोस्तों अपन को पता है कि 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इसी दिन से क्या हुआ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था 1972 से। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में है UNHC के बारे में कि ये एक पहला सॉलिड स्टेप था। ये एक मतलब सॉलिड स्टेप था, सॉलिड, जिसमें कि कदम उठाया गया था कि टुवर्ड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये एक सॉलिड स्टेप था जिसमें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड के एक ठोस कदम उठाया गया था UNHC। तो अपन ने डिस्कस किया था कि 5 जून से जो अपना एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, या फिर अपना जो UNEP का जो गठन हुआ था उसका, UNEP का अपन ने डिस्कस किया था कि UNEP का गठन भी 5 जून 1972 को हुआ था, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी उसी दिन मनाया जाता है। और UNHCC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, वो 5 जून 1972 को हुआ था। अब उसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ओजोन लेयर से रिलेटेड कैसे है कि जो भी ओजोन लेयर को डिग्रेड कर रहे हैं उन पॉल्यूटेंट्स को अपन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनको प्रोडक्शन है वो क्या करना है, कम करना है। उसके फील्ड में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो दोस्तों इसका जो एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो क्या है कि जितना भी अपना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है उसको कम करना है, एंड कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी करना है, और अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में कि जो भी नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उनका कम से कम क्या करना है, अपन को यूज करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि ये कब से इफेक्ट में आया, 1989 से। इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो किसके लिए काम करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 2 चीज़ आती है दोस्तों, एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल है जो किसके लिए काम करता है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जबकि अपना जो क्योटो प्रोटोकॉल है KYOTO
क्योटो प्रोटोकॉल आएगा वो किसके लिए काम करता है, ग्रीन हाउस गैसेज के लिए काम करता है। और उसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेज है, 6 ग्रीन हाउस गैसेज है। इस जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बनेगा और आएगा कि कौन कौन सी गैसेज है, 6 ग्रीन हाउस गैसेज है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज सम्मिलित नहीं थी या कौन सी इंक्लूड थी। तो सबसे पहले अपन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, उसका एम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इफेक्ट में आया 1989 से। एंड इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इसको ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। एंड जो प्लेस था जो ये प्रोटोकॉल के लिए वो था मॉन्ट्रियल। और इसके जो मेंबर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 197। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं इसके एम के बारे में कि इसका क्या एम था। इसका एम था टू स्टॉप द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है उसको कम करना है एंड कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का। एंड राइज अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल यूज ऑफ द एनर्जी। तो जो भी एनर्जी है उसका सस्टेनेबल यूज करना है। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उससे क्या स्टार्ट हुआ था दोस्तों, इससे स्टार्ट हुआ था, एक स्टार्ट हुआ था अर्थ हावर। तो अर्थ हावर क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले सिडनी में स्टार्ट किया गया था। सिडनी में स्टार्ट किया गया था और इसकी जो अभी जो 2020 में जो अर्थ हावर था उसकी क्या थीम थी, क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये टोटली काम करता है टूवर्ड द क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए काम करता है। और इसका लोगो क्या है, 60 का मतलब क्या है इसका। अब देखते हैं अपन अर्थ हावर इन 2070 टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी विच हेल्प टू कॉम्बैट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों अर्थ हावर है कि 2017 में टू राइज द अवेयरनेस करने के लिए यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी थे उनके यूज के लिए एक अर्थ हावर मनाया गया। एंड जो क्लाइमेट चेंज था हो रहे थे क्लाइमेट चेंज, उसके अगेंस्ट जाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स है उनका सही से यूज़ करने के लिए अर्थ आवर किया, जिसमें 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के लिए लाइट को स्विच ऑफ किया जाता है। और किस महीने में किया जाता है, मार्च महीने में एवरी ईयर 8:30 to 9:30 PM को लाइट को क्या किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अर्थ हावर। तो दोस्तों अर्थ हावर क्या है, अर्थ हावर स्टार्टेड फ्रॉम द सिडनी। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, सिडनी से स्टार्ट हुआ। इसकी थीम जो 2020 का जो अर्थ हावर था उसकी थीम क्या थी, क्लाइमेट चेंज। इसका लोगो क्या था, 60। एंड ये वर्क कैसे करता है, वर्क स्विच ऑफ द लाइट बिटवीन 8:30 to 9:30 PM ऑन सैटरडे इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो अपन को क्या करना है, जो उसका लोगो था 60 यानी कि 1 घंटे के लिए 8:30 to 9:30 PM अपन को लाइट क्या करनी है, स्विच ऑफ करनी है और रिन्यूएबल एनर्जी का सस्टेनेबल यूज हो जाए। इस अवेयरनेस के उद्देश्य से ये अर्थ हावर स्टार्ट हुआ था अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड द फंडामेंटल ऑफ UNFCC। जो भी UNFCC के जो फंडामेंटल्स थे उनको आगे बढ़ाते हुए UNFCC 1992 को एंड कमिट स्टेट पार्टी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। तो दोस्तों जो UNFCC का जो हुआ था, UNFCC के जो डिस्कशन हुआ था UNFCC में कि अपन को एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करना है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। एंड जो अर्थ समिट हुई थी जो 1992 में रियो डी जेनेरो में, वो उनके जो फंडामेंटल थे उनको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो पार्टीज थी, जो स्टेट्स थे यानी कि जो नेशंस थे, उन्होंने कमिट किया कि अपन को क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेज है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से, तो अपन को ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है वो क्या करना है, कम करना है। ये कहाँ पे हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। इसका प्लेस था क्योटो यानी कि जापान में। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो ईयर था इसका वो कितना था, 1997। एंड इसका जो कमिटमेंट था, रिड्यूस द ग्रीन हाउस इमिशन बाई 5.5% टिल द 2012। तो दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो हुआ था क्योटो जापान में, इसका एम क्या था कि अपन को क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेज है उनका इमिशन है उसको कम करना है। और कितना कम करना है, 5.5 यानी कि 5.5% से रिड्यूस करना है और टिल 2012 तक, 2012 तक अपन को कम करना है।
अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि इसमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है जिनको शामिल किया गया था। तो इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेज है जिन्हें शामिल किया गया था। उनमें है CO2, CH4, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, SF6 सल्फर एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इन 6 गैसेज को इसमें क्या किया गया है शामिल। दोस्तों इस जगह से यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन चुका है कि अपना जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें कौन कौन सी गैसेज है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है उनको शामिल किया गया है। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इंक्लूडेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूडेड। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कौन सी गैस है जो इसको इंक्लूड किया गया है या कौन सी गैस है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, वो इसमें आ जाता है। तो अपन को याद रखना है 6 ग्रीन हाउस गैसेज है CO2, CH4, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर SF6, सल्फर का जो SF6 है या फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऐसे करके 6 ग्रीन हाउस गैसेज है जिनको अपन ने क्या किया है इसमें शामिल किया है। और इसमें जो मेंबर ऑफ द पार्टीज है वो कितने हैं 192। तो ये दोस्तों किसके लिए काम करता है, ग्रीन हाउस गैसेज के रिडक्शन के काम करता है। तो दोस्तों ये अपना कुछ पहला लेक्चर था किससे रिलेटेड, अपना जो भी कॉन्फ्रेंस थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो काम कर रहे थे। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट्स बना के चलिए और अच्छे से तैयारी करिए। अपने सारे ही ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्रेंसेज हैं उन्हीं को अपन कवर करते चलेंगे दोस्तों, सारे को कवर करेंगे और आप नोट्स बनाते चलिए। मैं इसकी PDF इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका PDF मैं आज से आपको प्रोवाइड कराने लग जाऊंगा, तो आपको PDF इसका मिल जाएगा एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन से। इसके लिंक में, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हो और मेरे वीडियो को पूरा देखिए। समझ में नहीं आए तो फिर से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए एंड अच्छे से नोट्स बना के चलिए। ये पहला चैप्टर है जो एक नॉन टेक्निकल की तरह अपन को एनवायरनमेंट साइंस को पढ़ना पड़ेगा। एंड इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से क्या होगा, अपना जो एनवायरनमेंट है वो पूरा टेक्निकल स्टार्ट हो जाएगा। तो टेक्निकल में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।